गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है और इस पोर्शन के अंदर हम शुरुआत में कुछ एक कंसेप्ट्स हैं, मतलब कि जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, सिर्फ वही इस चैप्टर के कंसेप्ट्स करके चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो मेन ब्रांच अपने पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम अगर समझना चाहें तो इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला मीनिंग ले सकते हैं इलेक्ट्रो, और जो दूसरा पार्ट है इसका उसको ले सकते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, इसमें से अगर इसका एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग अगर आपको पता करना है तो इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, या आप इसको बोल सकते हैं चार्जेज। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की वजह से होता है, तो आप इसको चार्जेज समझ सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी समझ सकते हैं। और जो सेकंड वर्ड है स्टैटिक्स, इसका मतलब है एट रेस्ट। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि इस पोर्शन के अंदर हम सिर्फ ऐसे चार्जेस की बात करेंगे, उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे जिसके अंदर चार्ज किस पे हो, रेस्ट पे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो भैया इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास दो प्रकार का होता है। देखिए आपको पता होगा लाइट भी दो प्रकार के नेचर शो करती है। ठीक है, वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। उसी तरीके से जो हमारे पास मैग्नेट है उसके भी दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। इसी तरीके से अगर बात करी जाए चार्जेस की, तो चार्ज हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, दूसरा नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये दो हमारे पास चार्जेस की टाइप हैं। इसमें से हमारे पास देखिए चार्ज की जो यूनिट है उसको कूलम के अंदर मेज़र करते हैं, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब है इसका ना कोई डायरेक्शन है। ठीक है, सिर्फ इसके पास इसका मैग्नीट्यूड है। भैया 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, कितना भी आप उसको क्वांटिटी के हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है कूलम। अब बात करते हैं कि किसी बॉडी को अगर आपने चार्ज करना हो, भैया ये तो पता कर लिया कि चार्ज हमारे पास दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। अब हमने मान लिया कोई पार्टिकल ले लिया, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, उस पर अगर आपने चार्ज डालना है तो किस तरीके से आप उस परफेक्ट जो बॉडी है आपके पास उसको चार्ज कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। एक तो है फ्रिक्शन, सेकंड इंडक्शन, और थर्ड हमारे पास है कंडक्शन। इनको बारी बारी से समझिएगा। फ्रिक्शन का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो देखिए हम बचपन में एक काम करते थे कि जो पेन है उसको अपने हेयर के अंदर रब करते थे, जिसकी वजह से उसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता था। तो हम क्या करते थे, पेज के छोटे छोटे पीसीज के ऊपर उस पेन को लेकर के जाते थे, जिससे कि वो उन्हें अट्रैक्ट करे। यानी कि जब आप फ्रिक्शन करते हैं तो फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगी और हीट की वजह से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, ये बात समझ में आई। जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में है उनको एनर्जी मिलेगी, और इस वजह से वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी वजह से जो है वो बॉडी चार्ज हो जाती है। तो सबसे पहली बात हमारे पास आ गई फ्रिक्शन से कैसे करते हैं। अब बात करते हैं इंडक्शन से कैसे करेंगे। देखिए इंडक्शन से क्या करेंगे, मान लिया हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पूरे ऑब्जेक्ट पे। ठीक, इसके नज़दीक हम कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेकर के आए, तो देखिए जब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में देखिए दो टाइप के चार्ज होते हैं। मान लिया 10 इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है और 10 इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो तभी तो न्यूट्रल होगा। 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव को कैंसिल करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास आ गया न्यूट्रल। अब क्या होगा, इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस ऑब्जेक्ट के नेगेटिव चार्ज को इस तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के नेगेटिव चार्ज आ गए, और इस तरफ इस ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से अर्थिंग कर दी, इसकी अर्थ से इसको ज्वाइन कर दिया, जिसकी वजह से अर्थ में से कुछ इलेक्ट्रॉन आए और उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर दिया।
तो ओवरऑल बॉडी हमारे पास न्यूट्रल होगी, नेगेटिव चार्ज की होगी। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो जो फाइनल हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आया वो इस तरीके का आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको बोलते हैं इंडक्शन का मेथड। समझने के लिए है, एग्जाम में कहीं भी नहीं आएगा कि किस तरीके से क्या होता है। थर्ड अपने पास है कंडक्शन। कंडक्शन से कैसे, जैसे कि हमने ये कोई हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर पे इस पॉइंट पे चार्ज दिया तो ये चार्ज पूरे इसके ऊपर फैल जाएगा, इसको बोलते हैं कंडक्शन। ये 3 मेथड थे जिन मेथड से हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। अब चार्ज जो है देखिएगा, जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें तो उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है, वो सिर्फ उसी यूनिट्स के अंदर आप तोड़ सकते हैं उसको। जैसे कि अगर हम सेब की बात करें, अगर नेचर में जब हमें सेब मिलेगा, एप्पल मिलेगा, तो वो किस तरीके से मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या 2 मिलेंगे, या 3 मिलेंगे। उसी तरीके से जो हमारे पास चार्ज की जो यूनिट है जिसके अंदर वो हमें मिलता है उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही आपको नेचर में देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आई? ये तो 1 ई मिलेगा, या 2 ई, या 3 ई। चार्ज आपको हमेशा इसी के मल्टीपल्स की फॉर्म में मिलेगा, और इसके मल्टीपल्स की फॉर्म में मिलेगा। इस वजह से हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर दिया कि भैया जो चार्ज है हमारे पास वो n इंटू ई के इक्वल है, जहाँ पर n हमारे पास 1, 2, 3 या इस तरीके से कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। ये हमने इक्वेशन बनाई। इस इक्वेशन में क्या वो रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और E जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को। ये बात समझ में आई? देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन में 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए कि भैया 1 कूलम के अंदर, 1 कूलम चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने इस चीज़ को कैलकुलेट कैसे करा? इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली इस फॉर्मूला के अंदर ई की वैल्यू पुट कर दी, ये जो गिवन थी, और चार्ज की जगह 1 कूलम पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1 = n इंटू में ई। यहाँ से ई की वैल्यू को पुट करके n की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, और कैलकुलेट करी तो पाया कि वो वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। ठीक है। अब जो 2 तरीके के चार्जेज हैं, वो 2 चार्जेज क्या करते हैं, अगर आप पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लेकर के जाओगे तो उनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स होगा वो रिपल्सन का फोर्स होगा, यानी कि वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। सेम इसी मेथड से अगर आप नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ लेकर के आओगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, पास आने की कोशिश करेंगे। सेम जैसा कि आपके जेंडर में होता है, मेल और मेल के अंदर कोई खास अट्रैक्शन नहीं है, मेनली रिपल्शन होता है। लेकिन अगर बात करी जाए मेल और फीमेल की, यानी अपोजिट जेंडर की, जब भी हम बात करेंगे तो अपोजिट जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उसी तरीके से अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्जेज रिपल्शन शो करते हैं। अब देखिए इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स लगा, अट्रैक्शन का हो या फिर रिपल्शन का। उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कूलम्स लॉ हमारे पास दिया गया है। कूलम्स ने क्या कहा कि भैया 2 चार्जेज के बीच में अगर आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और इनटू में Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर Q1 और Q2 चार्जेज की वैल्यू है, और r उन दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस। के यहाँ पर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, किस मीडियम के अंदर आपने उसको पुट करा है दोनों चार्जेस को, उससे के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर बात करी जाए एयर की, हवा की, तो हवा में के की वैल्यू 1 होती है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। फॉर एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट = 1। अब देखते हैं कि वे के की जो वैल्यू है, और देखिए
अगर मेटल्स की बात करी जाए तो मेटल के लिए के की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और बाकी के जितने भी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैं उन सभी के लिए के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। इम्पोर्टेंट है, तीनों ही फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं। मैक्सिमम यहाँ से देखिएगा जो क्वेश्चन आता है वो बी पार्ट से आता है कि भैया आप बताइए मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो आपने बोलना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज इक्वल टू इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। अब जो फॉर्मूला हमारे पास था उस फॉर्मूला के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, ये वैल्यू याद कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में आपके एयरफोर्स के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पूछते हैं कि आप बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या है। तो आपको याद हो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट्स भी आप याद करके चलिएगा। और इसी के अंदर आपसे बहुत बार सिर्फ एप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी पूछ ही सकता है एग्जामिनर। अगर एप्सिलॉन नोट की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू भी हमारे पास है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, ये आपका फ़र्ज़ है एग्ज़ाम के अंदर। हाँ, श्योरिटी है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो इसमें से या फिर इसमें से, दोनों ही इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं। इसके बाद अगर बात करें कि चार्ज की कुछ एक और यूनिट्स भी हमारे पास हो सकती हैं, जैसे कि एक कूलम जो है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के। देखिए, स्टेट कूलम बोलिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलिए, दोनों का सेम मीनिंग हमारे पास है। तो एक कूलम इतने स्टेट कूलम के इक्वल। उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के इक्वल है। ये कन्वर्जन्स आपने याद रखने हैं। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 10 कूलम के इक्वल है। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये तीनों आपने बिल्कुल नोटबुक में नोट करने हैं और इनको याद करके चलना है। अब जो हमारे पास जो भी मेटल है, जो भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो डिफरेंट टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो किस किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सब चीज़ समझिए। तो इसके अंदर पहला हमारे पास आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर चार्ज किसी स्ट्रेट लाइन में, किसी स्ट्रेट वायर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखिए, मान लिया ये जो हमारे पास वायर है इसका लेंथ हो गया L और इसके ऊपर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा, तो इसका चार्ज डेंसिटी अगर फाइंड आउट करना है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास होता है टोटल चार्ज अपॉन में लेंथ ऑफ वायर। टोटल चार्ज Q अपॉन में लेंथ ऑफ वायर, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट बताइए, तो यहाँ से इसका यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। या फिर आपसे इसका डायमेंशंस पूछ सकता है, तो डायमेंशंस भी आप याद कर लीजिएगा L-1 TA। लेकिन अगर मेरी बात को आप थोड़ा सा सीरियसली लें तो डायमेंशन के बजाय आप सिर्फ SI यूनिट को याद रखिए। अगर आपको SI यूनिट याद है तो आप डायमेंशन अपने बेसिस पे निकाल सकते हैं, क्योंकि कूलम की डायमेंशन है A × T अपॉन में मीटर की डायमेंशन से L, तो हमारे पास आ गया L-1 A × T। ये इसकी ओवरऑल डायमेंशन से आ गई। आपने सिर्फ दो चीज़ ध्यान में रखनी है, एक इसका फॉर्मूला के साथ यूनिट ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ये यूनिट। नेक्स्ट बात करिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है इस वीडियो से, ये क्वेश्चन आपने आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी एक सर्कुलर वायर के लिए क्या होगा। सर्कुलर वायर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, तो इसको आपने थोड़ा सा दिमाग पे फोकस डालेगा और इसको कैलकुलेट करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सेकंड जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो हो सकता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
इसका मतलब है कि जो चार्ज है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सरफेस पे यानी कि देखिएगा, सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके अंदर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी सरफेस पे क्यू चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट करा और इस सरफेस का एरिया, इस सरफेस का जो एरिया है ये हमारे पास ए है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्यू अपॉन ए के इक्वल होगा। और यहाँ से इसके यूनिट्स आएंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसके डायमेंशंस हमारे पास हो गए L-2 TA। ये चीज़ आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड याद रखनी है कि इसको क्यू पर यूनिट एरिया यानी चार्ज पर यूनिट एरिया से कैलकुलेट करते हैं। यूनिट इसके हैं कूलम मीटर स्क्वायर। और यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, स्फेरिकल सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, ये आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट चलिए थर्ड पार्ट पे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब की बार क्या होगा कि जो चार्ज है वो एंटायर वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे बताना चाहूँगा, जब भी हम किसी कंडक्टर पे चार्ज डालते हैं, जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज करोगे तो वो चार्ज सिर्फ उसके सरफेस पे ही रहेगा। यानी अगर आप किसी कंडक्टर के सेंटर पे भी चार्ज डालते हो तो तुरंत वो चार्ज उसके सरफेस पे पहुंच जाएगा। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। सबसे पहली बात आपने ये याद करके चलनी है, अगर आप किसी कंडक्टर पे चार्ज डालते हैं तो वो चार्ज उसके सरफेस पे रहेगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है ये कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है, इसको हम इंसुलेटर्स के लिए पढ़ के चलते हैं। इंसुलेटर ऐसे ऑब्जेक्ट जो करंट को पास ना होने दें, यानी कि सिर्फ इंसुलेटर में ये पॉसिबल है कि जो वॉल्यूम है, सॉरी जो चार्ज है वो एंटायर वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो हमने मान लिया कोई इंसुलेटर है, उसके पूरे वॉल्यूम के अंदर यानी अंदर तक हर जगह पे चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्यू चार्ज, और उसका एंटायर वॉल्यूम हमारे पास है V। तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे नेट चार्ज अपॉन में नेट वॉल्यूम क्यू अपॉन V। इसकी यूनिट्स हमारे पास हो गई सेंटीमीटर पर, सॉरी कूलम पर मीटर क्यूबिक, और इसके डायमेंशंस हो गए L-3 TA। यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर स्फीयर। स्फीयर के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है आपने कैलकुलेट करनी है और बतानी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में देखिएगा, एक बार रिपीट कर देते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। जो मेन ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके दो पार्ट पढ़ने हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करा है, नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो एक स्टैटिक्स, जिसका मतलब है हमने ऐसे कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे हो। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट हमारे पास कूलम है। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए तीन मेथड का यूज करते हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी वो थी कि चार्ज हमेशा E के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और किसी यूनिट में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हो चुका है, एक कूलम के अंदर 6.25 × 10⁻18 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कूलम्स ला दिया, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट फैक्ट ये थे हमारे पास कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मेटल के लिए इनफाइनाइट, एयर के लिए 1 और बाकी किसी मीडियम के लिए 1 से बड़ी। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ फैक्ट हमारे पास थे कि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है और ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। ठीक है,
ये कुछ यूनिट्स थी, ये यूनिट्स आपको बता दी गई थी, ये आपने ध्यान रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज लाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब पूरे सरफेस पे चार्ज हमारे पास आए। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब एंटायर वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यहाँ से एक बात ये याद रखनी थी कि कंडक्टर के केस में कभी भी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि कंडक्टर में सारा चार्ज सरफेस पे होता है। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ इंसुलेटर्स के लिए वैलिड होती है हमारे पास। यहाँ तक ये चीज़ें आपने आज के वीडियो में सीखी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।